नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। आईपैड से न केवल सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने और फाइलों के मूवमेंट की जांच करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक नए तेवर में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनता का मिजाज, शहर की साफ सफाई और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए अचानक ही किसी भी शहर में कार से पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना मुरादाबाद से गाजियाबाद तक कार से जाकर यह संकेत दे दिया है। मुरादाबाद से गाजियाबाद जाते हुए मुख्यमंत्री को कई जगहों पर गंदगी का अंबार दिखा तो उन्होंने कई शहरों में कार्यरत अफसरों के लापरवाह मिजाज का पता चला, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने लखनऊ में साफ सफाई का कार्य देखने वाले उच्चाधिकारियों को तलब कर सूबे के कई शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब यह चर्चा है कि सूबे की चिकित्सा, शिक्षा और साफ सफाई की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी जिले में अचानक कार से पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस नए तेवर से लापरवाही बरतने वाले अफसर और कर्मचारी अपनी आदत से बाज आएंगे। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के 37वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 24 करोड़ लोगों को संक्रमण से बचाना है, जिसके लिए हमने कई जिले में कोविड अस्पताल बनाए। सीएम योगी ने कहा कि गरीब मरीजों को आयुष्मान भारत योजना की सुविधा बिना सिफारिश किए मिलनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज एचजीटीसीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसमें टेलीमेडिसिन आईसीयू के लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से CSR फंड से एचजीटीसीआई को यहां प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए एचजीटीसीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को एक सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने प्री टायर व्यवस्था की थी, हर जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। वहां से जो बातें छन करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह
हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SCPGI को, KGMU को और RML को इस बात की जिम्मेदारी थी कि वर्चुअल आईसीयू ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि SCPGI ने जो वर्चुअल आईसीयू यहाँ से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है। और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस आईसीयू की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय हो, पर एक लक्ष्य कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए तो 37 वर्ष SCPGI के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SCPGI को देखते हैं। जहां SCPGI से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब के लिए जहाँ एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन वहीं हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है, और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है, और फिर वह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज SCPGI के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब SCPGI की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था एक तो स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं, और SCPGI की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। SCPGI ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम पिछड़ों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए SCPGI को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में SCPGI है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेश चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान BHU वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है, और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। केंद्र सरकार के जरिए लाए गए कृषि बिल के खिलाफ आज पूरे देश के किसान कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली हाईवे पर किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया और कई जगह जिला मुख्यालय का घेराव किया, जबकि लखनऊ में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देने के लिए जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक कूच किया, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।
पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर धरना स्थल के लिए भेजा है। होगा, लेकिन किसान लेना क्यों नहीं चाह रहा है, ये भी तो सोचिए। सबसे बड़ी चीज है, ये पहली ऐसी चीज है कि मोदी जी जो देना चाह रहे, वैसे तो उन्होंने कहा कि हमने दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं जनता को। ये पहली चीज ऐसी है जिसको मोदी जी देना चाह रहे हैं और किसान भाई लेना नहीं चाह रहे हैं। ये काला कानून है। ये तीनों कानून जब तक मोदी सरकार वापस नहीं लेगी लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में, तब तक समाजवादी पार्टी का साथ वो आंदोलन इनके साथ चलता रहेगा, किसानों के साथ चलता रहेगा। बीजेपी के बड़े नेता ने जो है किसानों को आतंकवादी कह दिया है, क्या लगता है कि वो तो सबको आतंकवादी कहेंगे। आप उनकी किसी नीति का विरोध करिए, वो आपको आतंकवादी कहेंगे। दिक्कत यही है कि आपको आतंकवादी, लफ्ज़ जिहाद, हिंदू मुस्लिम, इनमें फंसा के वो इस देश का सारा पैसा निचोड़ ले रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोटबंदी में गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और गरीब कर दिया। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन 19 दिन से लगातार जारी है। किसान सरकार के कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर यूपी में भी आज कई जगह प्रदर्शन हुए, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता ने यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर हर जगह किसान अपने प्रदर्शन पे उग्र दिखाई दे रहे हैं। ये इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले से किसान ने अपना रुख बदल दिया है और हर जगह हर जिले से किसान रोड पे आ गए हैं और प्रदर्शन का रुख ले लिए हैं। इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश के एडीजीएलओ प्रशांत कुमार जी से बात करते हैं कि किस तरीके से किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह की पुलिस की तैयारी चल रही है। सर, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और तैयारियां की गई हैं सर? सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो किसान बंधुओं का आंदोलन है वो पूर्णतया शांतिपूर्ण है और अभी तक कहीं कोई हिंसक वारदात नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण ये है कि सभी किसान संगठनों से लगातार हमारी वार्ता चल रही है। हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड लेवल पे उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको भी यह एहसास है कि उत्तर प्रदेश में किसानों से संबंधित कोई भी मेजर समस्या नहीं है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो खाद्य की हो, चाहे वो उनके फसलों के खरीदारी की हो, तो उनकी जो कोई भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त जो राज्य और केंद्र सरकार की किसान से संबंधित योजनाएं हैं उनका भी उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट्स में जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लाभान्वित होकर किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे तत्व जो अन्य जगहों पे उपद्रव कर रहे हैं वो इनको सेंटिमेंटल तरीके से एक्सप्लॉइट न करें और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है कि ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे हम उनका मेमोरेंडम लें, उनकी जो मांगे हैं, जो भी उनकी भी मांगे हैं वो हम लोग मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगा के एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिसके कारण पूर्णतया शांति बनी हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एहतियात के तौर पर ये ऐसे लोग जो कि उपद्रव कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, उन पे कड़ी नज़र रखे हैं और उसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 140 कंपनी फोर्स लगा रखा है और अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में शांति है, कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। सर, किसानों की भीड़ में जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं और वो प्रदर्शन को उग्र रूप देना चाह रहे हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन किस तरीके से निपटेगी और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं सर? हम इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे हैं, किसान बंधुओं को बता रहे हैं और कितनी जगह पे ऐसे भी प्रकरण आए हैं जब किसान बंधुओं ने खुद ऐसे तत्वों को बाहर निकाला है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में हमें किसानों से पूरा सहयोग मिल रहा है
और उनका जो भी आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हमारा यही प्रयास है कि इसमें इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट या उपद्रवी तत्व घुसने न पाए, जिससे कि कानून व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इस समय हमारे साथ थे एडीजी प्रशांत कुमार जी ने बताया कि किसानों का प्रदर्शन काफी शांत तरीके से हो रहा है, उग्र नहीं हो रहा है, और उसमें अगर कोई असामाजिक तत्व आके उनको प्रदर्शन को उग्र करने का प्रयास करेगा तो पुलिस प्रशासन उसके लिए सख्ती से निपटेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कौशलपुरी के सुरेंद्र लॉन में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित किया। कृषि कानून पर बोलते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति है और लगातार ये रहेगी। किसान की जो भी समस्याएं होंगी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है। राधा मोहन सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 12,000 करोड़ रुपए होता था, जबकि अब एनडीए की सरकार में 1,34,000 करोड़ का बजट है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ परिवार के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। कि कांग्रेस यूपीए के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ का होता था, अब 1,34,000 करोड़ का होता है। आज 10 करोड़ परिवारों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जा रहा है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान है, हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान की जो भी समस्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारी सरकार 24 घंटा तैयार है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि यूपी में कोई किसान आंदोलन नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि किसान सरकार के साथ हैं और किसानों की समस्या का समाधान के लिए मोदी जी हैं। किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, इसके पीछे साजिश है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वतंत्र देव ने यह भी कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। यूपी में तो कोई आंदोलन नहीं है, किसान सरकार के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे क्रय केंद्र हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो भी समस्या का यानी जो किया जाए यंत्र भी हो, चाहे सिंचाई हो, टेल तक पानी पहुंचने का हो, किसानों की जो भी समस्या का समाधान है वह समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार उसको कर रहे हैं। किसानों की समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था और हो रहा है। किसान कितने पीटे जाते थे बेचारे यहीं कांग्रेस सपा शासन में केवल यूरिया के लिए। अपनी सरकार आने के बाद यूरिया नीम कोटेड हुई, आज यूरिया के लिए कहीं भी मारामारी नहीं है, उस समस्या समाधान हुआ। तो ऐसा भी कोई समस्या लगता है तो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, पीयूष गोयल जी बैठे हैं, कई बार किसानों को बोला है, यदि इसमें कोई उनको लगता है, क्योंकि जो किसान कानून बना है कृषि नीति, इसमें कोई ऐसा नहीं, किसानों की स्वतंत्रता पर विचार हुई है, यानी मंडी में वो बेच सकता है, मंडी के बाहर भी अपना बेच सकता है। किसान खुशहाल हो बिजली से भी और स्वच्छ पानी से और किसान सम्मान निधि से किसान खुशहाल हो। देखिए, किसान को हम लूटने नहीं आए हैं, गरीब के खुशहाली चाहते हैं, गांव का खुशहाली चाहते हैं। ये कांग्रेसी नंबर 1 के झूठे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर अटल जी को बिस्तर पर लेटा दिया और फिर पैरों पर खड़े नहीं हुए और सड़कें ओढ़ सब फैला दी। आज मोदी जी और पूरी पार्टी खड़ी है, अब उनका झूठ नहीं चलने वाला है, न फरेब चलने वाला है, सत्यता के आधार पर होगा। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी जी के साथ। वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार नियंत्रण में है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1229 नए केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 1972 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश आर्थिक गतिविधियों को लगातार गति दी जा रही है। इसी को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश में संक्रमण कुछ कम हुआ है, परंतु अभी एहतियात की आवश्यकता है, सावधानियों की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से कोविड के नियंत्रण पर कार्य कर रही है। जैसा उन्होंने आपको बताया, लगभग
2.25 करोड़ के आसपास टेस्ट हो चुके हैं। 15 करोड़ लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर उनका हाल पूछ चुकी हैं कि उनको संक्रमण तो नहीं है या संक्रमण जैसे लक्षण तो नहीं है। इस प्रकार 24 करोड़ की आबादी में से लगभग 17 करोड़ की आबादी को संपर्क किया जा चुका है और ये प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश में संक्रमण से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जो कार्य योजना बनी हुई है उस पर तेज़ी से कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जब वैक्सीन यहाँ उपलब्ध होगी तो वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर कहाँ पर कोल्ड चेन बनाई जाएगी, कैसे वो स्टोर होगी, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और कौन वैक्सीनेटर लगाएंगे, वैक्सीनेटरों के प्रशिक्षण तक का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो उसकी समस्त व्यवस्थाएं पहले से रहें और तुरंत वो लक्षित समूहों को वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो जाए। लेकिन इसके बावजूद सबको, हमको, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क लगाकर रखिए, हाथ धोते रहिए और भीड़ भाड़ से दूर रहिए। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कम हुए हैं, अब 7,264 रह गए हैं। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में भी कमी आई है, वो 7,000 से कम रह गए हैं। ये सारी प्रक्रिया दर्शाती है कि प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन इस बात को भुलाना नहीं चाहिए कि सभी को, हमको, आपको सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक हैं। कृपया भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं, मास्क का निरंतर उपयोग करें और हाथ धोते रहें। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज़ी से चलें, इस और सरकार का प्रयास है, ध्यान जारी है। और प्रदेश के उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रत्येक सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ तक कि कोविड के समय में विदेशी निवेश पर भी बहुत सरकार ने कार्य किया है और लगभग 47,000 करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्ताव विदेशी कंपनियों से मिले हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस नॉर्थ अमेरिका की यूपी एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सदस्यों से हुई थी। सभी ऐसे उद्योगपति जो विदेशों में हैं और जो नॉर्थ अमेरिका में हैं और वो बहुत इच्छुक हैं कि वापस आकर प्रदेश में निवेश करें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें वे भी जुड़ने को तैयार हैं। तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो तेज़ी से बहुत अच्छा हुआ है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,229 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,972 है। इस प्रकार इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 18,918 रह गई है। आप याद कीजिए 17 सितंबर 2020 को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 68,235 थी और 3 महीने से भी कुछ कम अवधि में ये संख्या घटती घटती 18,918 हो गई है, जो कि लगभग 50,000 की गिरावट है। तो संक्रमण इस समय प्रदेश में काफ़ी नियंत्रित है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सतर्क सावधान रहना है, क्योंकि जो शीतकाल होता है, शीतकाल में सांस से संबंधित समस्याएं लोगों की बढ़ जाती हैं और ऐसे में कोविड का संक्रमण चीज़ों को जटिल बना सकता है। इसलिए अभी जाड़े के समय में 2 महीने बहुत ही सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो सावधानियां कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बार बार बताई जाती हैं, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना,
इन सब का पालन करते रहिए। और जब तक कि शीतकाल है, जाड़े का मौसम है, तब तक सावधान रहिए बिल्कुल अभी। और उसके बाद हो सकता है कि फिर वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा समय बचा है। सावधान सतर्क रहकर हम इसको संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित और निचले स्तर पर रख सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में संक्रमण के पश्चात 5,39,727 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़कर के 95.23% हो गया है। 95.23% रिकवरी रेट है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल मिलाकर 8,083 लोगों की मृत्यु हुई है। और जो केस फैटेलिटी रेट है प्रदेश का, वो 1.43 से कम चल रहा है निरंतर। 1.426 है केस फैटेलिटी रेट। दिसंबर के महीने में अगर हम देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.2% रहा है। दिनांक 13 दिसंबर को 1,23,021 सैंपल्स की जांच हुई और कुल मिलाकर के अब तक 2,15,38,320 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वहीं पर बुलंदशहर के खानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की मौजूदगी में ससुराल में साढ़ू के जरिए पीटे जाने से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले वीडियो बनाकर अपनी मौत की वजह सोशल मीडिया पर वायरल की है। साथ ही सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने जितेंद्र की पत्नी, उसके साढ़ू सहित 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। तो मार देंगे तो उसका गाँव को ये बात हुई है मेरी। हमारा आज मैं खुद ही मरे जा रहा हूँ, ना रंगो ना दिक्कत होएगी बापू, जो है वो देखो जाएगा। मेरे लड़के का नाम जितेंद्र है, जिसने आत्महत्या करी है। उसके ससुरालियों ने उसे फ़ोन किया था तो वो कंपनी से आया। कंपनी से आने के बाद में वो ससुराल गया है। ससुराल जाने के बाद में टिंकू उसका साड़ू है और उसने उसके साथ में मारपीट करी है। और मारपीट करने के बाद में उसने अपनी घरवाली से कहा है कि देख ये मोनी मेरे साथ में ये जो मारपीट कर रहा है, तो उसने उसकी घरवाली ने भी कहा है कि जो ये तो ऐसे ही करेगा, और उसने मारा पीटा उसको भी धमकाया है। और फिर उसने अपने साले से कहा है कि जो देखो ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। उसने भी ये बोला है कि जो ऐसा ही होगा तेरे साथ में, और तुझे अब के तो तू आ भी गया है कि तुझे जान से मार देंगे। एक वीडियो आया है जिसमें एक लड़की के द्वारा आत्महत्या की गई है और आत्महत्या के पहले उसने एक वीडियो बनाया है। उसमें लिखा है कि पत्नी और उसके परिवारीजनों की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर रहा है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसके परिवारीजनों से संपर्क किया गया और उनसे तहरीर प्राप्त करके 306 IPC का मुकदमा संबंधित के विरुद्ध सुसाइड नोट भी एक इसमें है, उसके आधार पर दर्ज किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।